नमस्कार दोस्तों। परीक्षाओं की तैयारी के इस खास सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भूगोल के एक ऐसे टॉपिक को खंगालने वाले हैं जो लगभग हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, संसाधन और सतत पोषणीय विकास। लेकिन हम इसे बिल्कुल भी रटेंगे नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजेदार और व्यवहारिक तरीके से समझेंगे। कल्पना कीजिए कि हम एक सुंदर से भारतीय गांव की सैर पर निकले हैं। उसी गांव की पगडंडियों पर चलते चलते आज हम इन कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझेंगे कि ये हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब किसी भी नई जगह जाने के लिए एक अच्छे नक्शे की तो जरूरत होती है ना। बस पाठ्य पुस्तक से लिया गया ये फ्लो चार्ट आज के इस सफर में हमारा सबसे भरोसेमंद नक्शा बनने वाला है। ये हमें भटकने नहीं देगा और बिल्कुल सटीक जानकारी देगा जो सीधे परीक्षाओं में काम आती है। तो इस पूरे सफर के 5 छोटे छोटे पड़ाव होंगे। पहला, संसाधन क्या हैं। दूसरा, प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रकार। तीसरा, मानव संसाधन का महत्व। चौथा, नवीकरणीय बनाम अनवीकरणीय संसाधन। और आखिर में सतत पोषणीय विकास। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। संसाधन आखिर होते क्या हैं? देखिए, बहुत ही आसान सी बात है। कोई भी वस्तु या पदार्थ जिसमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता होती है उसे संसाधन कहते हैं। इसे उसी गांव के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक किसान को जोरों की प्यास लगी है और वो कुएं से ठंडा पानी निकालकर पीता है। वो पानी उसकी प्यास बुझा रहा है, उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा है ना। तो पानी एक संसाधन है। अब उसी किसान को अपनी फसल बाजार ले जानी है तो बैलगाड़ी या ट्रैक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। वो भी एक आवश्यकता पूरी कर रहा है। यहां तक कि वो जमीन जिस पर खेती हो रही है वो भी एक बेहद महत्वपूर्ण संसाधन है। मतलब उपयोगिता ही किसी भी चीज को संसाधन बनाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों की। नाम से ही एकदम स्पष्ट है, ये वो चीजें हैं जो प्रकृति ने हमें बिल्कुल मुफ्त एक शानदार उपहार के रूप में दी हैं और हम इंसान बिना किसी बड़े बदलाव के सीधे इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे उस गांव के पास बहने वाली नदी का मीठा जल, खेतों पर पड़ने वाली तेज धूप, उपजाऊ मिट्टी और आसपास के घने जंगल। ये सब एकदम ओरिजिनल प्रकृति की देन है, इसीलिए ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और यहीं पर इंसान के दिमाग का असली कमाल दिखता है। जब हम प्राकृतिक पदार्थों का मूल रूप अपनी उपयोगिता के हिसाब से बदल देते हैं तो वो मानव निर्मित संसाधन बन जाते हैं। जैसे मिट्टी और पत्थर तो प्राकृतिक हैं, लेकिन जब गांव के लोग उन्हें मिलाकर पंचायत का पक्का भवन या बच्चों के लिए स्कूल खड़ा कर देते हैं तो वो एक मानव निर्मित संसाधन बन जाता है। खेतों की सिंचाई के लिए बना बांध हो, पक्की सड़कें हो, अस्पताल हो या खेतों में गरजता हुआ ट्रैक्टर, ये सब इंसान ने अपनी ही सुविधा के लिए गढ़े हैं। इसी से जुड़ा है हमारा तीसरा और सबसे दिलचस्प पड़ाव, मानव संसाधन का महत्व। अब एक बहुत ही मजेदार बात सोचिए। इंसान खुद भी तो एक बहुत ही खास तरह का संसाधन है, लेकिन एक इंसान बहुमूल्य संसाधन कब बनता है? पाठ्य पुस्तक बिल्कुल साफ कहती है कि स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को एक कीमती संसाधन बनाते हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर गांव के लोग स्वस्थ ही नहीं होंगे या उन्हें नई कृषि तकनीकों की शिक्षा नहीं मिलेगी तो क्या वो नदी, मिट्टी या ट्रैक्टर का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए एक योग्य और स्वस्थ इंसान ही किसी भी तरह के विकास की असली चाबी है। परीक्षा के लिहाज से ये 1985 का साल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। भारत सरकार ने लोगों के कौशल को बढ़ाने और उन्हें एक बेहतर संसाधन बनाने के लिए वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की थी। ये एक सीधा सीधा फैक्ट है जो कई बार एग्जाम्स में टकराया जाता है। चलिए अब सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं चौथे पड़ाव पर, नवीकरणीय बनाम अनवीकरणीय संसाधन। इन दोनों के बीच का फर्क समझना सच में बहुत जरूरी है। एक तरफ है नवीकरणीय या अक्षयशील संसाधन जो प्रकृति के पास अनलिमिटेड है, बिल्कुल असीमित, जैसे गांव के खेतों में पड़ने वाली भरपूर धूप या बहने वाली हवा। इनका कितना भी इस्तेमाल कर लो ये आसानी से खत्म नहीं होने वाले। दूसरी तरफ आते हैं अनवीकरणीय संसाधन जिनका स्टॉक बहुत ही लिमिटेड है। गांव का वो ट्रैक्टर जिस डीजल या पेट्रोल से चलता है या जिन धातुओं से वो बना है वो अनवीकरणीय है। अगर एक बार ये खत्म हो गए ना तो इन्हें दोबारा बनने में हजारों लाखों साल लग जाएंगे। और इसी बात से जुड़ता है हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, सतत पोषणीय विकास। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द जरूर लगता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करना कि आज हमारी जरूरतें भी पूरी हों और कल आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचे रहें।
इसी को सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आज गांव में कुएं से पानी निकाला जा रहा है तो बस उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए कि जमीन के अंदर का जल स्तर एकदम से पाताल में ना चला जाए, ताकि कल जब भविष्य की पीढ़ियां खेती करें तो उनके खेतों के लिए भी भरपूर पानी बचा रहे। मतलब तरक्की आज भी हो और कल भी। इसी सतत पोषणीय विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिन्हें फटाफट देख लेते हैं। पहला, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता को बचाकर रखना। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी को कम से कम करना। तीसरा, पर्यावरण के प्रति अपने खुद के रवैये में बदलाव लाना। चौथा और सबसे असरदार, स्थानीय समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के काबिल बनाना, क्योंकि जब गांव के लोग खुद अपने पेड़ों और तालाबों की रक्षा करेंगे तभी तो असल में बात बनेगी। और अंत में, मानव जीवन की पूरी गुणवत्ता को बेहतर बनाना। तो इस पूरे गांव की सैर और इन कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। क्या हम वाकई आज के संसाधनों को अपने आने वाले कल के लिए बचा रहे हैं? ये सवाल सिर्फ परीक्षा के पन्नों तक सीमित नहीं है, ये हमारे भविष्य की बुनियाद है। उम्मीद है कि इस चर्चा से संसाधनों का ये पूरा जाल बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया होगा। ऐसे ही मजेदार तरीके से सीखते रहिए और आगामी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। आज के इस विशेष मास्टर क्लास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं जो सचमुच हमारे देश की धड़कन है, भारतीय कृषि। इस मास्टर क्लास में कृषि और सिंचाई के फंडामेंटल्स को बिल्कुल एक प्रोफेसर की तरह इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि विश्लेषण खत्म होते होते ही सारी बातें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस विशाल संख्या पर गौर करते हैं, 70%। जी हां, हमारे देश की लगभग 70% आबादी सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये साफ दिखाता है कि ये विषय हमारे लिए इतना क्रिटिकल क्यों है। और बात सिर्फ रोजगार की ही नहीं है। देश की कुल राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम में भी कृषि का योगदान लगभग 19% है। सच कहें तो यही हमारी अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है। अब देखिए, कक्षा 8 की भूगोल की किताब का ये ऑथेंटिक फ्लो चार्ट आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। इस एक चार्ट में पूरे कृषि विज्ञान का ढांचा छिपा हुआ है और हम इसी व्यवस्थित तरीके को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिल्कुल छप जाए। एक अच्छे और सुव्यवस्थित सेशन की तरह आइए आज का सिलेबस देख लेते हैं। इस मास्टर क्लास को याद रखने में आसान 4 स्पष्ट मॉड्यूल्स में बांटा गया है। मॉड्यूल 1 फसलों के प्रकार व मौसम, मॉड्यूल 2 प्रमुख फसलें व सिंचाई, मॉड्यूल 3 भारत की कृषि क्रांतियां और मॉड्यूल 4 महत्वपूर्ण कृषि शब्दावली। तो मॉड्यूल 1 फसलों के प्रकार व मौसम। शुरुआत करते हैं खेती की इस विशाल दुनिया को अलग अलग श्रेणियों में बांटने से। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि फसलें असल में किस उद्देश्य से उगाई जाती हैं। एक तरफ है व्यापारिक या नकदी फसलें यानी कमर्शियल और कैश क्रॉप्स। इनका सीधा सा मकसद है बाजार में बेचकर नकद मुनाफा कमाना। किसान इन्हें खुद के खाने के लिए नहीं उगाता, जैसे गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू या फिर बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी। वहीं दूसरी तरफ देखिए निर्वाह कृषि या खाद्यान्न फसलें यानी सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये वो फसलें हैं जो मुख्य रूप से परिवार की स्थानीय भोजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए उगाई जाती हैं। इसके उदाहरण हैं गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर और दालें। दोनों का अपना अलग अलग और बहुत ही स्पष्ट अर्थशास्त्र है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौसम के अनुसार इन फसलों का चक्र कैसे चलता है। आइए इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक कहानी की तरह याद करते हैं। जाड़े यानी सर्दियों की शुरुआत से शुरू करें तो आती है रबी की फसल। ये सर्दियों के शुरू में बोई जाती है और गर्मियों के शुरुआत में काटी जाती है, जैसे गेहूं, चना और सरसों। इसके बाद जब भयंकर गर्मी आती है मार्च अप्रैल के महीने में, तब ज़ैद की फसल बोई जाती है। इसमें वो फल सब्जियां आती हैं जिनमें पानी ज्यादा होता है, जैसे तरबूज, खरबूजा और ककड़ी। और फिर आता है बहुप्रतीक्षित मानसून। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में खरीफ की फसल बोई जाती है, जैसे धान यानी चावल, मक्का और जूट, जिन्हें सर्दियों की शुरुआत में काट लिया जाता है ना एकदम परफेक्ट साइकिल। मॉड्यूल 2 प्रमुख फसलें व सिंचाई। अब हम देखेंगे कि कौन सी विशिष्ट फसल कहाँ उगती है और उन्हें पानी कैसे मिलता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, हर फसल की अपनी अलग मांग होती है। इसे एक वैज्ञानिक फॉर्मूले की तरह समझते हैं। उदाहरण के लिए चावल।
चावल को बहुत अधिक गर्मी और बहुत सारा पानी चाहिए, साथ ही उपजाऊ चिकनी मिट्टी भी। इसीलिए ये पश्चिम बंगाल और यूपी में खूब होता है। गेहूं की बात करें तो इसे दोमट मिट्टी और बस पकते समय गर्मी चाहिए। और सबसे रोचक है चाय। चाय को बहुत बारिश तो चाहिए, लेकिन जड़ों में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। इसीलिए इसे हमेशा असम या नीलगिरी जैसी पहाड़ी ढलानों पर ही उगाया जाता है। वहीं कपास को उगाने के लिए काली मिट्टी, गर्म जलवायु और लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल एक पजल के टुकड़ों की तरह सब फिट बैठता है। लेकिन एक सवाल उठता है, इन खेतों तक पानी पहुंचता कैसे है? सिंचाई के इन आंकड़ों को समझना बहुत आसान है। अक्सर ऐसा लगता है कि ज्यादातर सिंचाई नहरों से होती होगी, है ना? लेकिन असलियत कुछ और है। सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 58.7% नलकूपों और कुओं यानी ट्यूबवेल्स और वेल्स का है। इसके बाद 31.5% सिंचाई नहरों से होती है और बहुत छोटा सा हिस्सा 4.7% तालाबों से आता है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आज भी भूजल हमारी कृषि के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मॉड्यूल 3, भारत की कृषि क्रांतियां। अब रुख करते हैं इतिहास के उन महत्वपूर्ण मोड़ों का जिन्होंने भारतीय कृषि की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इसकी शुरुआत होती है सबसे मशहूर हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन से। वर्ष 1966-67 के दौरान कृषि उपज में बहुत तेजी से बढ़ोतरी करने के लिए अच्छे बीज, खाद, सिंचाई और आधुनिक यंत्रों का उपयोग शुरू किया गया। ये सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ। यहाँ याद रखने वाली दो बहुत ही क्रिटिकल बातें हैं। हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग डॉक्टर विलियम गैड ने किया था, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अब हरित क्रांति के बाद उत्पादन बढ़ाने के लिए कई और क्रांतियां हुईं। आइए इन्हें रंगों के माध्यम से याद करते हैं। यह तरीका बहुत ही मजेदार और आसान है। सफेद क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन दूध से जुड़ा है, क्योंकि दूध सफेद होता है। नीली क्रांति मत्स्य या मछली उत्पादन से है, बिल्कुल नीले पानी की तरह। पीली क्रांति तिलहन यानी ऑयल सीड्स के लिए है। गोल क्रांति आलू के लिए है, इसे आलू के गोल मटोल आकार से याद रख सकते हैं। रजत या सिल्वर क्रांति अंडे के उत्पादन से जुड़ी है और लाल क्रांति टमाटर उत्पादन के लिए है। देखिए, रंगों से याद रखना कितना आसान हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सिलसिला कैसे विकसित होता है। गुलाबी क्रांति मांस, झींगा मछली और प्याज उत्पादन से जुड़ी हुई है। भूरी या धूसर क्रांति उर्वरक यानी फर्टिलाइजर उत्पादन के लिए है। अब अंत की इन दो क्रांतियों पर विशेष ध्यान देते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति, जैसे इंद्रधनुष में सारे रंग होते ना, बिल्कुल वैसे ही ये सभी कृषि क्रांतियों का एक मिलाजुला रूप है। और सबसे आधुनिक है सदाबहार क्रांति, जिसका मुख्य उद्देश्य ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती को बढ़ावा देना है। मॉड्यूल 4, महत्वपूर्ण शब्दावली। ये एक बहुत ही तेज रैपिड फायर वोकैबुलरी ड्रिल है जो कृषि विषय के किसी भी स्टूडेंट के लिए एकदम जरूरी है। आइए खेती के विभिन्न कल्चर्स को उनके वैज्ञानिक नामों से समझते हैं। पिसिकल्चर, इसका मतलब है व्यापारिक स्तर पर मछली पालन। सेरिकल्चर यानी सिल्क या रेशम का उत्पादन। विटिकल्चर खास तौर पर अंगूर के उत्पादन को कहते हैं। फ्लोरिकल्चर नाम से ही स्पष्ट है, फूलों की खेती। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। ओलेरिकल्चर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की खेती है। और अंत में हॉर्टिकल्चर, जिसमें व्यापारिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को एक साथ उगाया जाता है। ये वैज्ञानिक नाम अक्सर सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। शब्दावली के इस खंड में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसे समझना बेहद आवश्यक है, चकबंदी। सोचिए, जब एक किसान के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हों और वे सब एक दूसरे से बहुत दूर दूर बिखरे हुए हों, तो खेती करना कितना मुश्किल और महंगा हो जाएगा। चकबंदी वही प्रक्रिया है जिसमें किसानों की इन दूर दूर बिखरी हुई छोटी जोतों को आपस में बदलकर एक बड़े खेत या चक के रूप में बदल दिया जाता है। इससे खेती की दक्षता कई गुना बढ़ जाती है। सच में ये एक बहुत ही स्मार्ट समाधान है। तो बीजों के मौसम से लेके अलग अलग रंगों के क्रांतियों तक का एक व्यवस्थित सफर हमने तय कर लिया है। अब इस अहम सवाल पर विचार करते हैं। एक ऐसे देश में जहां की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है और करोड़ों लोगों का पेट भरना है, वहां सदाबहार क्रांति यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग भविष्य की इन रंग बिरंगी कृषि क्रांतियों को कैसे आकार देगी? क्या उत्पादन और पर्यावरण दोनों का संतुलन बन पाएगा? इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज का ये मास्टर क्लास विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस जानकारी को इतनी गहराई से समझने के लिए धन्यवाद।
चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम भारत की उस बेहिसाब प्राकृतिक संपदा को खंगालने वाले हैं जो न सिर्फ हमारी जमीन के गहरे सीने में दफन है, बल्कि हमारी धरती की सतह पर भी खूबसूरती से बिछी हुई है। तो तैयार हो जाइए इस शानदार विश्लेषण के लिए। अब ये सारी जानकारी हमने कहां से ली है? दरअसल आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण कक्षा 8 की एक बेहद तथ्यपूर्ण पाठ्यपुस्तक पर आधारित है। और यकीन मानिए, इस एक ही जगह पर पाताल के खनिजों से लेकर शानदार राष्ट्रीय उद्यानों और झीलों तक की इतनी अद्भुत जानकारी समेटी गई है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो हमारे आज के इस सफर के मुख्य पड़ाव क्या होंगे? सबसे पहले हम भारत की प्राकृतिक संपदा का एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद हम चमचमाते धात्विक खनिजों की बात करेंगे, फिर कुछ बेहद जरूरी अधात्विक खनिजों पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम जमीन के ऊपर आकर भारत के शानदार वन्य जीव अभयारण्यों की सैर करेंगे और आखिर में बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों की। चलिए सीधे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, भारत की प्राकृतिक संपदा का अवलोकन। अब जमीन के नीचे के छुपे हुए खजानों को ढूंढने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी। आखिर हम धरती खोदकर निकाल क्या रहे हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं खनिज यानी मिनरल्स की। आसान भाषा में कहें तो जो भी चीज हम धरती खोदकर निकालते हैं वो खनिज है। लेकिन यह हमें एकदम शुद्ध रूप में नहीं मिलते। ये अक्सर अयस्क या ओर के रूप में शुरू होते हैं। मतलब ये वो कच्चा माल है जिसे बाद में साफ करके या रिफाइन करके काम की चीजें निकाली जाती हैं। अब मजेदार बात यह है कि इस पूरी भूमिगत दुनिया को हम दो साफ हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है हमारे धात्विक खनिज जैसे लोहा या सोना, जिन्हें पिघलाकर आकार दिया जा सकता है और जो चमकते हैं। और दूसरी तरफ है अधात्विक खनिज जैसे नमक या अभ्रक, जो भले ही धातु न हो लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आते हैं। आइए अब अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चमचमाते धात्विक खनिजों की। ये वो मजबूत चीजें हैं जो हमारे घरों, पुलों और यहां तक कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का बुनियादी ढांचा खड़ा करती हैं। उदाहरण के लिए लोहे को ही ले लीजिए। लोहा जमीन से कोई एक ही रूप में नहीं निकलता, बल्कि ये अन्य पदार्थों के साथ मिलकर 4 मुख्य प्रकार के अयस्कों में पाया जाता है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिरेराइट। इन्हीं कच्चे पदार्थों से वो मजबूत लोहा बनता है जिसे हम और आप देखते हैं। अब सवाल ये है कि ये खजाने मिलते कहाँ हैं? तो अगर एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट चाहिए तो ओडिशा इसमें सबसे आगे है। वहीं सोने के लिए कर्नाटक का मशहूर कोलार क्षेत्र तो खैर जगजाहिर है ही। इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्य तांबे, चांदी और लोहे के मामले में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। और एक बहुत ही गर्व करने वाली बात बताऊं, भारत पूरी दुनिया में मैंगनीज के उत्पादन में 6ठे नंबर पे आता है। जी हां, 6th पोजीशन। और इसका ज्यादातर खनन ओडिशा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में होता है। ये एक बहुत बड़ा और इंप्रेसिव आंकड़ा है। भारी धातुओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, आवश्यक अधात्विक खनिज। ये वो चीजें हैं जो किसी भारी भरकम मशीन में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी जगह दिखती हैं जहां शायद हम उम्मीद भी नहीं करते। जैसे अभ्रक, या जिसे अंग्रेजी में माइका कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये बहुत ही हल्का और चमकीला होता है और इसका सबसे दिलचस्प इस्तेमाल पता है कहाँ होता है? होली में। जी हाँ, होली के अबीर गुलाल में जो एक खास तरह की चमक होती है ना, वो इसी अभ्रक की वजह से होती है। और जब अभ्रक की बात चल ही रही है तो झारखंड का नाम लेना तो बनता है। झारखंड एक बहुत ही खास ग्रेड के अभ्रक का उत्पादन करता है जिसे रूबी अभ्रक कहा जाता है। और सच मानिए, ये सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा भी लिस्ट बहुत लंबी है। हमारे खाने में इस्तेमाल होने वाला नमक गुजरात जैसे तटीय राज्यों से आता है, तो मध्य प्रदेश का पन्ना शहर अपने बेशकीमती हीरों के लिए मशहूर है और राजस्थान का खूबसूरत संगमरमर तो है ही। मतलब रोजमर्रा की जरूरत से लेकर दुर्लभ विलासिता तक हमारी देश की जमीन सब कुछ उगलती है। चलिए अब जमीन के नीचे से बाहर आते हैं और खुली हवा में सांस लेते हैं। हमारे चौथे सेक्शन में हम बात करेंगे भारत के वन्य जीव अभयारण्यों की, यानी वो हरे भरे संरक्षित जंगल जहां हमारा प्राकृतिक तंत्र आज भी पूरी तरह से जिंदा और आबाद है। अगर हम उत्तर और पूर्वी भारत की तरफ देखें तो यहाँ की जैव विविधता सच में हैरान कर देती है। उत्तर प्रदेश का दुधवा हो, उत्तराखंड का मशहूर जिम कॉर्बेट, मध्य प्रदेश का कान्हा या फिर असम के घने काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क, ये सभी जगहें प्रकृति और वन्य जीवों का एक अनमोल खजाना है।
और अगर हम पश्चिम और दक्षिण भारत की तरफ रुख करें तो वहां भी ऐसे संरक्षित क्षेत्रों का एक बहुत ही शानदार नेटवर्क बिछा हुआ है। गुजरात में शेरों के लिए मशहूर गिर है, तो राजस्थान में भारतपुर पक्षी विहार, वहीं कर्नाटक का बांदीपुर और केरल का पेरियार अपनी अलग ही प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भारत की प्रमुख झीलें। ये विशाल जल निकाय न सिर्फ जंगलों और जानवरों को जिंदगी देते हैं, बल्कि हमारे लिए यानी इंसानी आबादी के लिए भी जीवन रेखा का काम करते हैं। भारत के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में झीलों की वैरायटी कमाल की है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में डल और वुलर जैसी जन्नत सी खूबसूरत झीलें हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान में खारे पानी की मशहूर सांभर और राजसमंद झीलें, और उत्तराखंड में तो तालों और झीलों की एक पूरी श्रृंखला ही मौजूद है। और देश का बाकी हिस्सा भी इस मामले में कुछ कम नहीं है। ओडिशा की वो विशाल चिल्का झील ले लीजिए, या मणिपुर की वो अनोखी लोकटक झील जहां तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की रहस्यमयी लोनार और केरल की शांत वेम्बनाड झील इस बात का पक्का सबूत है कि भारत का कोना कोना प्राकृतिक जल संपदा से मालामाल है। तो गहराई में दबे लोहे के अयस्क से लेकर सतह पर डल झील की शांति तक जब हम इस पूरी प्राकृतिक संपदा को देखते हैं तो वाकई एक गहरा सम्मान महसूस होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस विशाल परिदृश्य में और न जाने कितने रहस्य छिपे होंगे, और इन सब में से भारत का कौन सा प्राकृतिक खजाना आपके अगले भौगोलिक रोमांच की प्रेरणा बनेगा। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। कभी आपने सोचा है कि 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के हमारे इस विशाल देश, इतने सारे उद्योगों, जगमगाते शहरों और घरों को रोशनी करने वाली ये असीम ऊर्जा आखिर आती कहां से है? मतलब एक छोटे से लाइट बल्ब से लेके बड़े बड़े कारखानों तक हर चीज को चलने के लिए ताकत तो चाहिए ही, राइट? तो ये भारी भरकम ताकत जमीन की गहराइयों से लेकर आसमान तक कैसे सफर करती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रोमांचक भारत की ऊर्जा यात्रा पर निकलने वाले हैं। जमीन के नीचे दबे काले कोयले से लेकर तेज बहती नदियों और एक छोटे से परमाणु तक का सफर, ये सब समझना अपने आप में एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस टॉपिक में डाइव इन करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं। हम बार बार ऊर्जा या शक्ति के साधनों की बात कर रहे हैं, पर ये आखिर होते क्या हैं? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी काम को करने के लिए हमें जिस भी सोर्स से पावर या ताकत मिलती है उसे हम एनर्जी रिसोर्स या शक्ति के साधन कहते हैं। यही वो पावर है जो हमारी गाड़ियों के इंजन से लेकर हमारे घरों के एसी और टीवी तक सब कुछ चला रही है। सच कहें तो देश के पूरे डेवलपमेंट की नींव इन्हीं संसाधनों पर टिकी है। अब इन साधनों को हम ब्रॉडली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोतों यानी कन्वेंशनल सोर्सेज की। ये वो खजाने हैं जो सदियों से पृथ्वी के सीने में दबे हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बनते कैसे हैं। करोड़ों साल पहले बड़े बड़े पेड़ पौधे और जीव जंतु गहरे दलदलों में दब गए थे। फिर समय के साथ पृथ्वी के अंदर की जबरदस्त गर्मी, एक्सट्रीम प्रेशर और केमिकल रिएक्शंस ने उन दबे हुए अवशेषों को पूरी तरह बदल कर रख दिया, और नतीजा हमें मिले जीवाश्म ईंधन यानी हमारा खनिज तेल और कोयला। लिटरली ये प्रकृति का सबसे धीमा लेकिन सबसे पावरफुल मैजिक है। और जब हम कोयले की बात करते हैं ना, तो एक नंबर हमेशा याद रखिए, 4। भारत में मुख्य रूप से 4 तरह का कोयला मिलता है: पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रेसाइट। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्य इस कोयले के बहुत बड़े पावर हाउस हैं। क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन देश की इकोनॉमी को दौड़ाने में इनका रोल बहुत बड़ा है। कोयले के साथ साथ खनिज तेल यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी इसी कन्वेंशनल कैटेगरी में आते हैं। ये ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी शैलों के बीच मिलते हैं, और अक्सर जहां तेल मिलता है वहीं हमें प्राकृतिक गैस भी मिल जाती है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम इसके बहुत बड़े केंद्र हैं। यहां से इन्हें निकाल कर रिफाइन करके पाइपलाइंस और हमारे घरों में आने वाले सिलेंडरों के जरिए पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये तो बात हो गई उन सोर्सेस की जो जमीन के नीचे हैं और जो जाहिर है एक दिन खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन अब हम रुख करते हैं भविष्य की तरफ। गैर परंपरागत ऊर्जा यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ये वो स्रोत हैं जो नेचर में अनलिमिटेड हैं, खत्म नहीं होने वाले। चलिए 2 सबसे शानदार सोर्सेस को कंपेयर करते हैं। एक है जल ऊर्जा यानी हाइड्रो पावर, जहां पहाड़ी इलाकों में नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर
तेजी से गिरते पानी की ताकत से बिजली बनाई जाती है। और दूसरी तरफ है हमारी सौर ऊर्जा या सोलर पावर, सूरज से सीधे मिलने वाली एकदम क्लीन और ग्रीन एनर्जी। एक पानी की जबरदस्त ताकत का यूज कर रहा है तो दूसरा सूरज की असीम किरणों का। और जब क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात चली रही है तो हम हवा की ताकत को कैसे भूल सकते हैं। आपको पता है, पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी के मामले में पूरे भारत में तमिलनाडु सबसे आगे है। बड़े बड़े विंडमिल्स के जरिए तमिलनाडु हवा की इस नेचुरल स्पीड को एक सुपर पावरफुल एनर्जी सोर्स में बदल रहा है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हम अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन का कितना स्मार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी, धूप और हवा के बाद अब हम बढ़ते हैं एनर्जी के सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे मॉडर्न और सबसे पावरफुल फॉर्म की तरफ, भारत में परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी। विज्ञान का यह चमत्कार कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मेनली यूरेनियम और थोरियम जैसे खनिजों के विखंडन से बनती है। अब ये मिलते कहाँ हैं? यूरेनियम आपको ज़्यादातर झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मिलेगा, लेकिन थोरियम की कहानी लिटरली माइंड ब्लोइंग है। ये केरल के समुद्री तटों पर मिलने वाली मोनाजाइट बालू यानी रेत से निकाला जाता है। जरा सोचिए, समंदर किनारे की रेत से लेकर परमाणु शक्ति तक का सफर, है ना कमाल? लेकिन भारत ने यह सब अचीव कब किया? इसके लिए साल 1954 को याद रखना बहुत जरूरी है। वैसे तो परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 में ही बन गया था, लेकिन 1954 में महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के गाइडेंस में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। यहीं से भारत की न्यूक्लियर रिसर्च और विजन को एक नई और तेज उड़ान मिली। और उसी विजन का नतीजा है कि आज हमारे पास देश के कई राज्यों में बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। महाराष्ट्र में तारापुर, तमिलनाडु में कूडनकुलम और उत्तर प्रदेश में नरोरा। इनके अलावा राजस्थान का रावतभाटा और गुजरात का काकरापारा भी इसी शानदार न्यूक्लियर ग्रिड का अहम हिस्सा हैं, जो हमारी और आपकी एनर्जी नीड्स को बिना रोके पूरा कर रहे हैं। चलिए, ऊर्जा के इन हाईटेक प्लांट से थोड़ा बाहर निकलते हैं और भारत के भूगोल के एक बहुत ही पारंपरिक लेकिन बेहद खूबसूरत हिस्से की तरफ चलते हैं, हमारी नदियां और उनके किनारे बसे शहर। देखिए, नदियां सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम नहीं आती। सदियों से ये भारत के प्रमुख शहरों और हमारी सभ्यताओं की असली जीवन रेखा रही हैं। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इंसान हमेशा वहीं बसा है जहां मीठा पानी मौजूद था। आइए इसके कुछ क्लासिक एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक और पवित्र शहर अयोध्या, ये बिल्कुल सरयू नदी के तट पर बसा है। वहीं अगर आप ईस्ट में जाएं तो पश्चिम बंगाल का इतना बड़ा इंडस्ट्रियल और कल्चरल हब कोलकाता, ये हुगली नदी के किनारे बसा है। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं देती, ये इन शहरों की आत्मा हैं, इनकी पहचान है। इसके दो और बेहतरीन एग्जाम्पल्स लेते हैं। गुजरात का अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है, जहां से हमारे इतिहास के कई बड़े आंदोलन जुड़े हैं। और अगर हम उत्तर की तरफ जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में जाएं तो श्रीनगर शहर झेलम नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है। कश्मीर से लेकर बंगाल तक नदियों और शहरों का ये गहरा रिश्ता हमें हर जगह देखने को मिलता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है वो भारत शक्ति के साधन के इस शानदार स्रोत पर आधारित है। एक ही जगह पर कोयले के प्रकारों से लेकर न्यूक्लियर प्लांट्स के लोकेशंस और नदियों के किनारे बसे शहरों का पूरा जियोग्राफिकल डेटा, ये सब हमें क्लियरली बताता है कि हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में कितना ज्यादा समृद्ध है। तो फाइनली, कोयले की खदानों से लेकर सोलर पैनल्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स तक का हमारा ये सफर यहां पूरा होता है। लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और क्लाइमेट चेंज हमारे सामने एक बड़ी चुनौती बन रहा है, आपको क्या लगता है भविष्य में भारत का मेन एनर्जी सोर्स क्या होगा? क्या हम पूरी तरह से सोलर और विंड पर शिफ्ट हो जाएंगे या फिर न्यूक्लियर एनर्जी ही फ्यूचर है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नमस्ते, इस विस्तृत एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य विषय है भारत के उद्योग धंधे, लघु, भारी और कुटीर उद्योगों की सरल व्याख्या और लौह इस्पात, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख उद्योग। हम घर पर चलने वाले पारंपरिक हस्तशिल्प से लेकर विशाल कारखानों और हाईटेक हब तक का सफर तय करने वाले हैं। किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की असली ताकत इन्हीं उद्योगों में बसती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं।
आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हमारे आज के रोड मैप पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण, फिर कुटीर और लघु उद्योग, उसके बाद भारी उद्योग और लौह इस्पात नगर, फिर हम बात करेंगे सूचना प्रौद्योगिकी की और अंत में सूती वस्त्र उद्योग की। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, उद्योगों का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था को गहराई से समझने के लिए इसकी बुनियादी नींव को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी वस्तु निर्माण उद्योग यानी गुड्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री स्पष्ट रूप से 3 स्तरों में बटी होती है। ये हैं लघु या हल्के उद्योग, भारी या बड़े पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग, बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह। और यही पदानुक्रम तय करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था का पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा। दूसरा भाग है कुटीर और लघु उद्योग। बड़े बड़े कारखानों की तरफ बढ़ने से पहले आइए उन बुनियादी उद्योगों पर गौर करें जो अक्सर हमारे स्थानीय मोहल्लों या घरों के अंदर ही चलते हैं। कुटीर उद्योगों की सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इनकी अति स्थानीय प्रकृति। मतलब इसमें काम करने वालों को किसी दूर कारखाने में जाने की जरूरत ही नहीं होती। पूरा का पूरा काम घर की 4 दीवारी के भीतर ही स्थापित हो जाता है। आत्मनिर्भरता का इससे बेहतरीन उदाहरण शायद ही कोई हो। और अगर इनके संचालन की बात करें तो वैरायटी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सुंदर खादी और हथकरघा बुनने से लेकर बेहतरीन कालीन बनाना और साड़ियों पर बारीक कढ़ाई करना सब इसी में आता है। और बात सिर्फ कपड़ों या सजावट तक सीमित नहीं है, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन भी कुटीर उद्योग ही है। जरा सोचिए, घरों के स्तर पर भी कितनी विशाल आर्थिक गतिविधि पैदा हो रही है। अब जैसे जैसे पैमाना बढ़ता है, लघु और भारी उद्योगों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ दिखने लगता है। एक तरफ है लघु उद्योग, जहां कम पूंजी, कम श्रम और छोटी मशीनें लगती हैं और हल्के कच्चे माल से पुर्जे या वस्तुएं बनती हैं। और दूसरी तरफ है भारी उद्योग, जहां सब कुछ बहुत विशाल है, अत्यधिक पूंजी, मीलों तक फैली जमीन, बड़ी बड़ी मशीनें और बड़े पैमाने पर उत्पादन। लघु, भारी और कुटीर उद्योगों की ये सरल व्याख्या हमें पूरे इंडस्ट्रियल ढांचे को समझने में बहुत मदद करती है। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, भारत के भारी उद्योग। चलिए पैमाने को थोड़ा और बढ़ाते हैं और अपना ध्यान उन विशाल संचालनों की ओर ले जाते हैं जिन्हें चलाने के लिए अपार संसाधनों की जरूरत होती है। भारी उद्योगों की लिस्ट वाकई काफी लंबी और विविध है। एक तरफ हमारे पास HMT और HEC जैसे मशीन यंत्र उद्योग है, वहीं दूसरी तरफ इफ्को जैसे विशाल कारखानों में रासायनिक उर्वरकों का निर्माण हो रहा है। और हाँ, देश भर में फैली विशाल चीनी मिलें और बेंगलुरु, कानपुर, नासिक जैसे शहरों में स्थापित वायुयान उद्योग भी इसी दमदार श्रेणी का हिस्सा हैं। इसी विशाल क्षेत्र में हमारे परिवहन और बुनियादी ढांचे का भी निर्माण होता है। चित्तरंजन और वाराणसी में रेलगाड़ी के भारी भरकम इंजन बनते हैं तो पेरंबूर में डिब्बे तैयार होते हैं। इसके अलावा डिगबोई, बरौनी और ट्राम्बे जैसे देश भर में फैले तेल शोधन कारखाने और बड़े पैमाने पर हो रहा सीमेंट उत्पादन, ये सब मिलकर आधुनिक भारत के पहियों को गति दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, लौह इस्पात उद्योग नगर। देखिए, भारी उद्योग की कोई भी चर्चा तब तक अधूरी है जब तक हम आधुनिक बुनियादी ढांचे की असली रीढ़ की बात ना करें, और वो रीढ़ है लौह और इस्पात। भारतीय औद्योगिक इतिहास में साल 1907 एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। यही वो साल था जब झारखंड के जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा ने टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की नींव रखी थी। सच कहें तो निजी क्षेत्र की इस सबसे बड़ी लौह इस्पात कंपनी ने ही देश के औद्योगिकरण की एक मजबूत नींव तैयार की थी। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो कुछ शहर विशिष्ट भारी उद्योगों के बिल्कुल पर्याय बन चुके हैं, जैसे कि अमेरिका का डिट्रॉइट, जो पूरी दुनिया में मोटर वाहन उद्योग के लिए मशहूर है, और वहीं दूसरी तरफ है रूस का पिट्सबर्ग, जिसे विश्व का सबसे अधिक लौह इस्पात बनाने वाला नगर माना जाता है। वापस भारत लौटें तो लौह इस्पात का ये पूरा परिदृश्य मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा है, ऐतिहासिक निजी कंपनियां और सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशाल सार्वजनिक संयंत्र। निजी क्षेत्र में टिस्को और इस्को जैसे बड़े नाम हैं, जबकि सरकारी क्षेत्र में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो जैसे विशाल केंद्र कई राज्यों में फैले हुए हैं। चलिए अब 5वें भाग पर चलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। भारी धातुओं और भट्ठियों की दुनिया से अब थोड़ा गियर बदलते हैं और रुख करते हैं डिजिटल नवाचार का, जो हमारे इस आधुनिक युग का बिल्कुल नया पावर हाउस है।
भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के क्षेत्र में जो विकास किया है वो वाकई अभूतपूर्व है। यह सिर्फ किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। बेंगलोर, पुणे और चेन्नई जैसे दक्षिणी और पश्चिमी शहरों से लेकर नोएडा और इलाहाबाद जैसे उत्तरी शहरों तक ये आईटी हब भारत को तेजी से एक नया वैश्विक तकनीकी केंद्र बना रहे हैं। और ये बात एक बहुत ही शानदार वैश्विक समानता को दर्शाती है। जिस तरह अमेरिका के कैलिफोर्निया में 50 किलोमीटर लंबी प्रसिद्ध सिलिकॉन घाटी दुनिया का प्रमुख आईटी केंद्र है, ठीक उसी तरह भारत में कर्नाटक का बेंगलोर है। यहाँ सर्वाधिक आईटी कंपनियों की मौजूदगी के कारण ही बेंगलोर को गर्व से भारत की सिलिकॉन घाटी का दर्जा दिया गया है। अब आते हैं हमारे आखिरी यानी छठे भाग पर, सूती वस्त्र उद्योग। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक ऐसे उद्योग पर बात करना बहुत जरूरी है जिसकी जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहराई तक बुनी हुई हैं, लेकिन जो आज भी उतने ही बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। वैसे तो सूती वस्त्रोद्योग देश के कई राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन इसकी उत्पादन क्षमता को एक बहुत ही दिलचस्प तुलना से समझा जा सकता है। सूती वस्त्रों के जबरदस्त उत्पादन और प्रसिद्धि के कारण गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेहतरीन सूती वस्त्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध जापान के ओसाका शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, घर पर कालीन बुनने वाले कारीगर, लाखों टन लोहा बनाने वाले विशाल स्टील प्लांट और कोड लिखने वाले आधुनिक टेक हब, अलग अलग पैमानों वाले ये सभी उद्योग मिलकर एक संपूर्ण और लचीली आधुनिक अर्थव्यवस्था का ताना बाना कैसे बुनते हैं? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि हर छोटा बड़ा उद्योग हमारी प्रगति की कहानी का एक अहम हिस्सा है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उस विशाल, ऊर्जावान और कभी न रुकने वाले नेटवर्क के बारे में जो इतने बड़े राष्ट्र को आपस में पूरी मजबूती के साथ जोड़कर रखता है। एक ऐसा बुनियादी ढांचा जो सच में कभी सोता नहीं है। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल यहाँ उठता है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला देश हर सेकंड अपने रोजमर्रा के सामान, सूचनाओं और अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को लगातार गतिमान कैसे रखता है? सुई से लेकर भारी भरकम एक्सपोर्ट तक इस विशाल लॉजिस्टिक्स की पहेली को आखिर कैसे सुलझाया जाता है? आज के हमारे इस विश्लेषण का मुख्य आधार ये सोर्स है। ये सिर्फ कोई साधारण नक्शा या पन्ना नहीं है, बल्कि इसमें एक पूरे राष्ट्र के बुनियादी ढांचे और उसकी कनेक्टिविटी का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। और आज हम इसी डेटा को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का एजेंडा क्या है। हम इस पूरी जानकारी को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, सड़क और वायु परिवहन। दूसरा, हमारा विशाल रेलवे नेटवर्क। तीसरा, अंतर्देशीय जलमार्ग और बंदरगाह। चौथा, व्यापार का तंत्र। और आखिर में आधुनिक डिजिटल संचार। ये सफर बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए बिना देरी किए पहले हिस्से पर आते हैं, सड़क और वायु परिवहन। देखते हैं जमीन और आसमान में हमारी कनेक्टिविटी कैसी है। 52,32,000 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये हमारे देश में सड़कों की कुल लंबाई है, किलोमीटर में। ये विशाल नंबर अपने आप में बताता है कि सड़कों का जाल किस भव्य स्तर पर फैला हुआ है और कैसे ये देश के कोने कोने तक पहुंचता है। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट है। नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कुल नेटवर्क का सिर्फ 2% हैं, लेकिन देश का 40% ट्रैफिक इन्हीं पर चलता है। वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाने वाला NH7 सबसे लंबा हाईवे है। और इतिहास पर नजर डालें तो शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कभी कोलकाता से पेशावर तक जाती थी, आज NH1 और NH2 के रूप में हमारी प्रमुख जीवन रेखा बनी हुई है। और यहाँ जो डेटा है वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए कैसे ये विशालकाय मेगा कॉरिडोर इस महाद्वीप के अलग अलग कोनों को आपस में जोड़ते हैं। 5,846 किलोमीटर लंबा स्वर्णिम चतुर्भुज चारों महानगरों को जोड़ता है। वहीं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैले ये हजारों किलोमीटर लंबे रास्ते सचमुच देश को एक मजबूत धागे में पिलोने का काम करते हैं। सड़कों के बाद अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है देश की लोहे की रीढ़ की हड्डी, भारत का विशाल रेलवे नेटवर्क। परिवहन के इतिहास में ये 2 माइलस्टोन बहुत अहम हैं।
1853 में जमीन पर एक बड़ी क्रांति आई जब पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली, और फिर 1911 में हवा में भी एक नई शुरुआत हुई जब इलाहाबाद और नैनी के बीच पहली उड़ान भरी गई। इन दोनों घटनाओं ने हमारी गति को हमेशा के लिए बदल दिया। उस छोटी सी शुरुआत की आज के विशाल पैमाने से तुलना करना सचमुच अद्भुत है। 1853 में जहां ये सिर्फ 34 किलोमीटर का एक छोटा सा सफर था, वहीं आज हमारा रेलवे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन चुका है। 66,687 किलोमीटर में फैला हुआ एक अविश्वसनीय जाल। लेकिन इतने बड़े नेटवर्क को बनाना कोई आसान काम नहीं था। भूगोल की बड़ी चुनौतियां सामने थीं। पश्चिमी घाट के ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों को पार करने के लिए इंजीनियर्स ने पहाड़ों में सुरंगें बनाई और भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट और सिनकोट जैसे पहाड़ी दर्रों का इस्तेमाल किया ताकि भारी भरकम ट्रेनें बिना किसी रुकावट के चलती रहें। जमीन के सफर के बाद अब बारी है हमारे तीसरे सेक्शन की, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री बंदरगाह। और ये जानकारी बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारी अंदरूनी नदियां भारी सामान ढोने के लिए विशाल प्राकृतिक हाईवे का काम करती हैं। गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर लंबा रास्ता हो, या फिर ब्रह्मपुत्र नदी का मार्ग, ये जलमार्ग देश के भीतर हजारों किलोमीटर तक माल की आवाजाही को बहुत ही किफ़ायती और आसान बना देते हैं। नदियों के बाद अगर समंदर की बात करें तो हमारे पास 7,516 किलोमीटर की एक विशाल तट रेखा है। इस लंबी कोस्टलाइन पर 12 प्रमुख समुद्री बंदरगाह स्थित हैं, जो समुद्री व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन बंदरगाहों का डेटा बहुत दिलचस्प है। देखिए, मुंबई बंदरगाह से सबसे ज्यादा निर्यात होता है, जबकि तूतीकोरिन से सबसे कम। वहीं आयात यानी सामान मंगवाने के मामले में कांडला बंदरगाह सबसे आगे है। आयात और निर्यात के बीच सबसे ज्यादा अंतर भी कांडला में ही है। इसका मतलब है कि हर बंदरगाह ने अपनी एक खास और अहम भूमिका तय कर ली है। तो अब जब बुनियादी ढांचे को समझ लिया है, तो आइए सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं और व्यापार के उन तंत्रों को समझते हैं जो इस ढांचे के सहारे काम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बुनियादी बातें ताज़ा कर लेते हैं। आयात यानी अपनी ज़रूरत का सामान दूसरे देशों से खरीदना, और निर्यात मतलब अपना सामान दूसरे देशों को बेचना। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे लेन देन पर नज़र रखने का काम जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन यानी WTO करता है। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला डेटा सामने आता है। जमीन पर इतना विशाल नेटवर्क होने के बावजूद जब विदेशी व्यापार की बात आती है, तो हमारा 98% व्यापार पूरी तरह से समंदर और बंदरगाहों के जरिए होता है। जी हाँ, 98%। सड़क और वायुमार्ग का हिस्सा इसमें मात्र 2% है। ये वाकई सोचने वाली बात है। भारी माल के आवाजाही को समझने के बाद अब हम अपने आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक डिजिटल संचार यानी सूचनाओं की अदृश्य और पलक झपकते ही होने वाली आवाजाही। डिजिटल दुनिया हमें अक्सर अदृश्य लगती है ना? लेकिन इसकी बुनियाद भी बिल्कुल भौतिक है। इंटरनेट वो नेटवर्क है जो हमें दुनिया भर में कहीं भी संदेश भेजने की ताकत देता है। लेकिन इस संचार को बिजली की गति देने और लंबी दूरी तक बिना रुकावट के पहुंचाने का असली काम भौतिक ऑप्टिकल फाइबर केबल्स करती हैं। 1853 की उस पहली छोटी सी रेलवे लाइन से लेकर आज के हाई स्पीड इंटरनेट तक हमने बहुत लंबा सफर तय किया है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे जमीन के ऊपर सड़कें और जमीन के नीचे डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर का जाल तेजी से फैल रहा है, भविष्य में वैश्विक कनेक्टिविटी की असली पहचान कौन सा नेटवर्क बनेगा? भौतिक दुनिया या पूरी तरह से डिजिटल संसार? इस विचारणीय प्रश्न के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। इस शानदार सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत की जनसांख्यिकी और उसकी आबादी के दिलचस्प आंकड़ों पर बात करने वाले हैं। देखिए, मानव संसाधन किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, और भारत जैसे विशाल देश के मामले में तो ये विषय अपने आप में बहुत ही रोमांचक हो जाता है। आज मैं आपके लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का एक बहुत ही सरल और व्यवस्थित विश्लेषण लेकर आई हूं, ताकि हम इस भारी भरकम टॉपिक को आसानी से समझ सकें। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात स्पष्ट कर दूं। हमारा ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनर सीधे एक पाठ्य पुस्तक की तालिका से लिया गया है। हम यहाँ किसी बाहरी अनुमान या अपनी राय की बात नहीं करेंगे, बल्कि विशुद्ध रूप से उन्हीं प्रामाणिक आंकड़ों को देखेंगे जो इस स्रोत में दर्ज हैं। बस इन्हीं नंबरों के पीछे की कहानी को आज हम डिकोड करेंगे।
तो चीजों को आसान बनाने के लिए हम इस डेटा को 5 स्पष्ट हिस्सों में बांट रहे हैं। भारत की विशाल जनसंख्या, फिर महिला पुरुष लिंगानुपात, उसके बाद शिक्षा का स्तर, फिर असमान जनसंख्या घनत्व और अंत में इसके बढ़ने और स्थानांतरण के कारण। बस इन्हीं 5 पॉइंट्स पर फोकस रहेगा। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, भारत की विशाल जनसंख्या। और ये रहा हमारा सबसे बड़ा आंकड़ा। 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारी कुल आबादी लगभग 121 करोड़ दर्ज की गई थी। जी हां, 1 अरब 21 करोड़। सच कहूं तो ये नंबर इतना बड़ा है कि एक पल को दिमाग चकरा जाए। स्रोत में यह भी बताया गया है कि आज के समय में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। ये 121 करोड़ सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि हमारे मानव संसाधन की कहानी का शुरुआती बिंदु है। इस 121 करोड़ को थोड़ा और करीब से समझते हैं। पूरी दुनिया का सिर्फ 2.4% हिस्सा हमारे पास है, लेकिन इसी सीमित जमीन पर दुनिया की 18% आबादी रहती है। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक छोटे से कमरे में 18 लोगों को एक साथ रहने के लिए कह दिया जाए, जो दरअसल सिर्फ 2 लोगों के लिए बना था। है ना हैरान करने वाली बात? इससे एकदम साफ हो जाता है कि हमारे संसाधनों पर कितना भारी दबाव है। अब मजे की बात यह है कि देश के अंदर भी ये आबादी हर जगह बराबर नहीं है। पूरे देश की आबादी का लगभग छठा हिस्सा, यानी करीब 16.5% सिर्फ एक ही राज्य में रहता है, और वो है उत्तर प्रदेश। मतलब दुनिया के कई बड़े देशों की पूरी आबादी को मिला दें तो वो अकेले यूपी में समा जाएगी, और वहां की वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से भी कहीं ज्यादा है। तो टॉप 5 सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य कौन से हैं? जनगणना के अनुसार नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और 5वें पर आंध्र प्रदेश। इसके बिल्कुल उलट एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि 2011 के आंकड़ों के हिसाब से सिक्किम भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। आबादी के आकार की बात तो हो गई, अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, लिंगानुपात यानी महिला पुरुष के आंकड़े। तो लिंगानुपात या सेक्स रेशियो आखिर है क्या? स्रोत के अनुसार इसका सीधा सा मतलब है किसी भी दी गई जनसंख्या में हर 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कितनी है। ये समाज में लैंगिक समानता को नापने का एक बहुत ही जरूरी पैमाना है। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारा राष्ट्रीय औसत लिंगानुपात 943 है, यानी हर 1000 पुरुषों पर औसतन 943 महिलाएं। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी एक फासला मौजूद है जिसे हमें भरना है। अब इस राष्ट्रीय औसत के पीछे राज्यों की स्थिति काफी अलग अलग है। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का प्रदर्शन काफी शानदार है, लेकिन यहां चार्ट में देखिए, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम वो राज्य हैं जहां लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया है। ये वाकई चिंता का विषय है। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव सबसे नीचे हैं। मानव विकास की बात हो और शिक्षा का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारा तीसरा भाग है साक्षरता का स्तर। 2011 के आंकड़ों में हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी देखने को मिली। हमारी कुल आबादी का 73% हिस्सा साक्षर हो चुका है। इसका एक बड़ा क्रेडिट सरकार की उस नीति को भी जाता है जिसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। 73% का ये नंबर एक प्रगतिशील देश की ओर बढ़ने का बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। इस 73% की असली अहमियत समझनी है तो जरा आजादी के वक्त को याद कीजिए। उस समय पूरी आबादी का सिर्फ छठा हिस्सा ही पढ़ना लिखना जानता था, और अब 2011 में देखिए 73%। ये सच में एक जबरदस्त छलांग है और हमारे निरंतर प्रयासों का बेहतरीन नतीजा है। और शिक्षा की इस रेस में सबसे आगे कौन है? टॉप पर है केरल, फिर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। इससे एक बात साफ होती है कि छोटे और तटीय इलाकों ने साक्षरता में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य अभी भी 67.7% के साथ राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहे हैं। साक्षरता को समझने के बाद अब चौथे भाग पर चलते हैं, जनसंख्या घनत्व यानी आबादी का असमान वितरण। आसान भाषा में कहूं तो जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कुल कितने लोग रह रहे हैं। इसी गणित से पता चलता है कि कौन सी जगह कितनी भीड़ भाड़ वाली है। और हमारे यहाँ ये भीड़ बहुत ही असमान तरीके से बंटी हुई है। सबसे ज्यादा घनत्व वाले टॉप 5 इलाके देखिए, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन और दीव और लक्षद्वीप। नोटिस किया आपने? ये सब भारी आबादी वाले और अत्यधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेश हैं, और दिल्ली तो बहुत बड़े मार्जिन से नंबर 1 पर है।
लोग बेहतर मौकों की तलाश में इन्हीं शहरी इलाकों में सिमटते जा रहे हैं। चलिए, अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी और 5वें हिस्से में आ गए हैं, वृद्धि और स्थानांतरण के कारण। आखिर हमारी आबादी बढ़ क्यों रही है और लोग विस्थापित क्यों हो रहे हैं? यहाँ इस 31.2% के आंकड़े पर गौर कीजिए। लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं, खासकर रोजगार और बेहतर सुविधाओं के लिए। इसी वजह से 2011 में हमारी शहरी आबादी बढ़कर 31.2% हो गई। गांवों से शहरों की तरफ होने वाला ये पलायन आधुनिक भारत की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हालांकि 1981 के बाद से हमारी जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार थोड़ी कम जरूर हुई है, जो अब करीब 1.64% सालाना है, लेकिन ओवरऑल वृद्धि तो जारी है। स्रोत बताता है कि इसके 5 मुख्य कारण हैं। पहला, दूसरे देशों से लोगों का आना। दूसरा और तीसरा है अशिक्षा और परंपरागत विचार। चौथा है यहाँ की उष्ण जलवायु। और 5वां बड़ा कारण है मृत्यु दर में कमी, जो हमारी बेहतर होती चिकित्सा सुविधाओं का सीधा परिणाम है। देखिए, किसी भी देश का असल लक्ष्य सिर्फ जनसंख्या बढ़ाना नहीं होता, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना होता है। एक ऊंचे जीवन स्तर के सच्चे सूचक क्या हैं? न्यूनतम जन्मदर, न्यूनतम आश्रितों की संख्या, एक बेहतरीन जीवन स्तर और लंबी आयु। जब इन सब पहलुओं के बीच एक सही बैलेंस बनता है, तभी एक स्वस्थ मानव संसाधन तैयार होता है। तो इन सारे आंकड़ों पर बात करने के बाद एक बात तो एकदम साफ है कि शिक्षा, जनसंख्या घनत्व और प्रवास, ये सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। जैसे जैसे लोग शहरों की तरफ जाते रहेंगे और पूरे देश में पढ़ाई लिखाई का स्तर और बेहतर होगा, तो भारत के अगले जनसांख्यिकी अध्याय में ये सूचक कैसा नया रूप लेंगे? क्या असमानता कम होगी या और बढ़ेगी? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार ऐसे ही कुछ दिलचस्प आंकड़ों के साथ फिर मिलेंगे। स्वागत है इस बेहद खास और शानदार 3D विजुअल से सजे मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में। अगर निशाना राष्ट्रीय आय एवं छात्रवृत्ति परीक्षा, नवोदया विद्यालय या ऐसी ही कोई मजबूत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आज का यह सेशन एकदम परफेक्ट जगह है। आज का मुख्य फोकस है उत्तर प्रदेश, अर्थव्यवस्था एवं मानव संसाधन। बिना किसी घुमाव के सीधे उन जरूरी आंकड़ों पर चलते हैं जो हर बार परीक्षा की मेरिट लिस्ट तय करते हैं। शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो अपने आप में किसी धमाके से कम नहीं, 16.5%। जरा सोचिए, पूरे भारत की आबादी का लगभग 16.5% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में रहता है। ये एक अकेला नंबर उत्तर प्रदेश को एक मैसिव डेमोग्राफिक पावर हाउस बना देता है। और जहां आबादी का स्केल इतना बड़ा हो, वहां की अर्थव्यवस्था और संसाधनों का आकार क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तैयारी करने वालों ने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के ऐसे भरे हुए पन्ने तो जरूर देखे होंगे, पढ़ने में कॉम्प्लेक्स और याद रखने में उससे भी ज्यादा मुश्किल। पर इस एक्सप्लेनर में इन्हीं घने और जरूरी आंकड़ों को बिल्कुल आकर्षक, रंगीन और समझने में आसान 3D विजुअल्स में बदल दिया गया है, ताकि एग्जाम हॉल में जब पेपर सामने आए तो जवाब सीधे दिमाग में क्लिक करे, रटने की तो जरूरत ही ना पड़े। तो आज के इस सेशन का मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले उत्तर प्रदेश पर एक क्विक नजर डालेंगे, फिर 2011 सेंसस में इंडिया और यूपी की सीधी तुलना करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल हब्स, जरूरी खनिज यानी मिनरल्स, और आखिर में उन जनरल नॉलेज के दिनों पर आएंगे जो एग्जाम्स में बार बार घूम कर आते हैं। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। उन मैक्रो स्टैटिस्टिक्स को डीकोड करते हैं जो इस राज्य का पूरा भौगोलिक और आबादी का फ्रेमवर्क तय करते हैं। देखा जाए तो भौगोलिक रूप से यूपी सच में विशाल है। देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% लैंड मास अकेला यही राज्य कवर करता है। एरिया के हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद ये चौथे नंबर पर आता है। पर कृषि उत्पादन में इसका अलग ही दबदबा है। चाहे कुल खाद्यान्न हो, गेहूं, गन्ना, आलू या फिर दूध, इन सभी में यूपी देश में नंबर 1 है। और एक और बार बार आने वाला सवाल, राज्य की सबसे लंबी नहर कौन सी है? जवाब है शारदा नहर। इसे बिल्कुल हाईलाइट कर लीजिए। अब एक ट्रिक जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आती है, हमेशा एक्सट्रीम्स पर सवाल बनते हैं, मतलब सबसे ज्यादा और सबसे कम। 2011 के आंकड़ों पर गौर करें तो यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, और ठीक इसके ऑपोजिट जहां सबसे कम आबादी रिकॉर्ड की गई वो है महोबा। ये कॉन्ट्रास्टिंग फैक्ट्स दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल यही फॉर्मूला जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी पर भी लागू होता है। ये एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है।
सबसे ज्यादा डेंसिटी मिलती है गाजियाबाद में, जहां आबादी एकदम सघन है। वहीं दूसरी तरफ है ललितपुर, जहां घनत्व सबसे कम है, एक भरा हुआ और एक खाली। इन दोनों को एक साथ याद रखना एक मास्टर स्ट्रोक है। अब आगे बढ़ते हुए उस आंकड़े की तरफ चलते हैं जो डेटा इंटरप्रिटेशन का सबसे बड़ा बेस है, 2011 की जनगणना। यहां यूपी के डेटा को नेशनल एवरेज के साथ रखकर तुलना करना काफी दिलचस्प होने वाला है। ये ब्रेकडाउन बहुत कुछ क्लियर कर देता है। यहां सबसे ध्यान खींचने वाली बात घनत्व है। जहां पूरे देश का औसत जनसंख्या घनत्व 382 है, वहीं यूपी में ये 2 गुने से भी ऊपर 829 है। सोचिए इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना असर पड़ता होगा। सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात की बात करें तो यूपी में ये 912 है, जो नेशनल एवरेज 943 से कम है। पर डिकेडल ग्रोथ यानी दशकीय वृद्धि दर में 20.22% के साथ ये आंकड़ा देश के औसत से आगे निकल जाता है। ये कंपैरिजन टेबल मार्क्स लाने की मशीन है। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट्स के फिगर्स और भी डीपली समझने वाले हैं। राज्य की कुल साक्षरता लगभग 67.7% है, पर असली कहानी इनके बीच का गैप बताता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पुरुष साक्षरता 77.3% है, वहीं महिलाएं 57.2% पर हैं। ये जो 30% का साधारण दिखने वाला फर्क है, ये सामाजिक विश्लेषण और मानव संसाधन के सवालों में बार बार टारगेट किया जाता है। डेमोग्राफिक आंकड़ों को हमने समझ लिया, अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं। आबादी से आगे बढ़कर अब उन इकोनॉमिक इंजन्स को मापते हैं जो इस राज्य को चलाते हैं, यानी इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क। अर्थव्यवस्था का बेस हमेशा उसकी पॉलिसीज होती हैं। उद्योग बंधु योजना ऐसी ही एक फाउंडेशनल पहल है। 1981 में शुरू की गई इस योजना का एक ही मकसद था, पूरे यूपी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी औद्योगिकरण की रफ्तार को टॉप गियर में डालना। इसका शुरुआती साल 1981 कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधा पूछ लिया जाता है। वैसे आजकल हर कोई नोएडा बोलता है, पर इसका पूरा नाम कम ही लोग जानते हैं, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1976 में बनी यह अथॉरिटी आर्थिक विस्तार की बैकबोन है। इसी तर्ज पर अलग अलग क्षेत्रों में प्राधिकरण बनाए गए, जैसे जौनपुर के लिए सीडा, गोरखपुर का गीडा और भदोही का बीडा। एक्रोनिम्स और उनके शहरों को मैच करने वाले सवाल ठीक यहीं से उठते हैं। इन्हें बिल्कुल सेट कर लीजिए दिमाग में। एक और क्लासिक एग्जाम कैटेगरी सामने आती है, कौन सा शहर किस चीज के लिए मशहूर है। सूती वस्त्र यानी कॉटन टेक्सटाइल्स का नाम आए तो कानपुर और वाराणसी याद आने चाहिए। चमड़े के काम के लिए कानपुर और आगरा वर्ल्ड फेमस हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में नोएडा और लखनऊ आगे हैं। स्पोर्ट्स के सामान के लिए तो सिर्फ एक ही नाम का दबदबा है और वो है मेरठ। और सीमेंट उद्योग के लिए सोनभद्र के चुर्क क्षेत्र को बिल्कुल मत भूलिएगा। ये लिस्ट रटने से ज्यादा लिंक करके याद रखने वाली है। इंडस्ट्रीज वहीं खड़ी होती हैं जहां रॉ मटेरियल होता है। तो अब जमीन के ऊपर से निकलकर जमीन के नीचे का रुख करते हैं और यूपी के की मिनरल्स यानी खनिजों को एक्सप्लोर करते हैं। जमीन के नीचे छुपी संपदा की बात करें तो मिर्जापुर और सोनभद्र में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन और संगमरमर का खजाना है। कांच बालू, जिसे सिलिका सैंड भी कहते हैं, वो प्रयागराज और बांदा की पहचान है। कोयला सीधे सोनभद्र के सिंगरौली में मिलता है। जिप्सम आपको झांसी, हमीरपुर और मिर्जापुर में मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही खास और चौंकाने वाली बात है, यूरेनियम। ललितपुर यूपी का इकलौता ऐसा जिला है जहां यूरेनियम पाया जाता है। इकलौता होने की वजह से ये परीक्षा के लिए एक स्टार मार्क वाला तथ्य बन जाता है। परीक्षा चाहे नवोदया की हो या छात्रवृत्ति की, जीके सेक्शन के बिना पूरी नहीं होती। तो इस एक्सप्लेनर को एकदम सॉलिड बनाते हुए अब उन तारीखों पर नजर डालते हैं जो कट ऑफ तय करने में मदद करती हैं। अगर साल के पहले 6 महीनों का एक क्रोनोलॉजिकली अरेंज सीक्वेंस दिमाग में बैठ जाए तो याद करना आसान हो जाता है। शुरुआत 12 जनवरी से नेशनल यूथ डे, फिर 28 फरवरी नेशनल साइंस डे। अब यहाँ एक कमाल का कनेक्शन देखिए, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है और ठीक एक महीने बाद 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। एक साथ लिंक हो गए ना। और फिर 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एक बार ये फ्लो बन गया तो डेट्स आपस में मिक्स नहीं होंगी। ऐसे ही साल के दूसरे हिस्से के इंपॉर्टेंट टाइमलाइन को देखते हैं। 11 जुलाई सीधे तौर पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से जुड़ा है, जिसका यूपी के संदर्भ में अलग ही महत्व है। सितंबर में 2 खास दिन हैं, 5 को शिक्षक दिवस और 14 को हिंदी दिवस। 2 अक्टूबर का दिन तो भुलाया नहीं जा सकता, गांधी जयंती, पर इसके साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती को भी जोड़कर याद रखना जरूरी है। और साल के अंत की तरफ 10 दिसंबर यानी ह्यूमन राइट्स डे। इन तारीखों पर पकड़ होना सच में बहुत फायदेमंद है।
सच में कॉम्प्लिकेटेड डेटा को इस तरह से विजुअल और कॉन्वर्सेशनल फॉर्मेट में समझने का असर ही अलग होता है। चलिए अब एक्सप्लेनर के आखिर में एक क्विक मेंटल चेक करते हैं। जो अभी तक कवर हुआ उसके आधार पर दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। यूपी का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला आखिर कौन सा था और वो अकेला जिला कौन सा है जहां यूरेनियम जैसा कीमती खनिज मिलता है? अगर इनके जवाब तुरंत क्लिक कर गए तो समझ लीजिए तैयारी एकदम सही ट्रैक पर है। आज के इस सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिवाइज करते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि लगातार अभ्यास ही सफलता की असली कुंजी है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारी पृथ्वी के वे मौसम और जलवायु क्षेत्र जो हमें जीवन देते हैं, और दूसरी तरफ वे अप्रत्याशित पर्यावरणीय आपदाएं जो पल भर में सब कुछ तबाह कर सकती हैं। प्रकृति का ये दोहरा रूप कैसे काम करता है, आइए इस विश्लेषण में गहराई से समझते हैं। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं वो हमारा आज का मुख्य स्रोत है। ये एक बेहतरीन और बेहद स्ट्रक्चर्ड चार्ट है जो भूगोल के प्राकृतिक क्षेत्रों और आपदा प्रबंधन जैसे भारी भरकम विषयों को आपस में जोड़ता है। आज हम इसी सोच के हर एक पहलू को डीकोड करने वाले हैं। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। शुरुआत होगी वैश्विक प्राकृतिक जलवायु क्षेत्रों से, फिर हम मानसूनी प्रदेशों और वहां के जीवन का गहराई से विश्लेषण करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि पर्यावरणीय आपदाएं असल में क्या होती हैं, उनके प्रकार क्या हैं, और अंत में आपदा प्रबंधन और बचाव कैसे किया जाता है। तो पढ़ते हैं अपने पहले भाग की ओर, वैश्विक प्राकृतिक जलवायु क्षेत्र। हमारे सोर्स में मुख्य रूप से 3 वैश्विक जलवायु क्षेत्रों की तुलना की गई है। पहला है पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश, जो 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच है। यहाँ सर्दियों में अच्छी खासी बारिश होती है और ओक या एल्म जैसे पेड़ पाए जाते हैं। दूसरा है सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश, जो 45 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में है। अब देखिए, यहाँ अक्षांश का सीधा असर खेती पर पड़ता है। ये जगह वसंतकालीन गेहूं के लिए जानी जाती है। और तीसरा है चीन तुल्य प्रदेश, जो 25 से 40 डिग्री के बीच का एक वार्म टेम्परेट या शीतोष्ण क्षेत्र है। मतलब पृथ्वी पर आप किस अक्षांश पर हैं, ये पूरी तरह से तय कर देता है कि वहाँ का मौसम और वनस्पति कैसी होगी। है ना कमाल की बात? चलिए अब रुक करते हैं भाग 2 का, मानसूनी प्रदेशों का गहराई से विश्लेषण। अब सवाल ये है कि ये मानसूनी प्रदेश आखिर दुनिया में हैं कहाँ? ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 5 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं और ज्यादातर महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर स्थित होते हैं। इनका फैलाव देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और यहाँ तक कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक। सच कहूँ तो इसका ग्लोबल फुटप्रिंट बहुत ही विशाल है। और ये आंकड़ा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इस क्षेत्र में तापमान का कितना जबरदस्त उतार चढ़ाव होता है। मानसूनी प्रदेशों में साल भर का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस की चुभने वाली ठंड से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस की झुलसाने वाली गर्मी तक जा सकता है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये सच में एक एक्सट्रीम क्लाइमेट है। अब बारिश के आंकड़ों पर गौर कीजिए। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर के विशाल अंतर के बीच होती है। इसमें चक्रवाती, पर्वतीय और संवहनीय हर तरह की बारिश शामिल है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब यहाँ बारिश होती है तो बस पूछिए मत, झमाझम होती है, और जब नहीं होती तो सीधे सूखा पड़ जाता है। लेकिन मानसून की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वो है हवाओं की दिशा का पूरी तरह से उलट जाना। इस क्षेत्र में हवाएं 6 महीने तक समंदर से जमीन की ओर चलती हैं, जो अपने साथ ढेर सारी नमी और बारिश लाती हैं। और फिर बाकी के 6 महीने यही हवाएं जमीन से समंदर की तरफ चलने लगती हैं, जिससे सूखा मौसम आता है। हवाओं के इसी भारी यांत्रिक बदलाव की वजह से यहाँ 3 बिल्कुल अलग अलग मौसम बनते हैं। स्रोत में एक बहुत ही खास स्थानीय घटना का जिक्र है, जिसे लू कहते हैं। भारत के उत्तरी मानसूनी इलाकों में मई और जून के महीनों में जो तपती हुई गर्म हवाएं चलती हैं, उन्हें लू कहा जाता है। बारिश के आने से ठीक पहले की ये भयंकर गर्मी दिखाती है कि यहाँ का मौसम कितना एक्सट्रीम हो सकता है। अब आते हैं भाग 3 पर, मानसूनी क्षेत्रों में जीवन। इतने एक्सट्रीम मौसम के बाद भी यहाँ जिंदगी और जैव विविधता बहुत ही शानदार तरीके से फलती फूलती है। यहाँ सागौन, साखू, आम और चंदन जैसे पेड़ों की भरमार है। जानवरों और पक्षियों की बात करें तो एक हैरान करने वाला फैक्ट है।
कड़ाके की ठंड से बचने के लिए सर्दियों में साइबेरियाई पक्षी मीलों का सफर तय करके यहाँ आते हैं। और इंसानों का क्या? ये इलाका खेती, पशुपालन और उद्योगों के लिए इतना बेहतरीन है कि दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताएं यहीं पनपी और आज भी यहाँ घनी आबादी निवास करती है। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि इतनी घनी आबादी का एक बहुत ही कमजोर पहलू भी है। स्रोत का ये कोट बिल्कुल सटीक है। यहाँ की कृषि बहुत कुछ वर्षा पर निर्भर है। अगर पर्याप्त बारिश न हो तो सीधे सूखा और अकाल पड़ता है। प्रकृति के ऊपर ये भारी निर्भरता इस पूरे क्षेत्र को बहुत ही संवेदनशील यानी वल्नरेबल बना देती है। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं भाग 4 में, पर्यावरणीय आपदाओं की परिभाषा। टेक्स्ट के मुताबिक आपदा या डिजास्टर आखिर है क्या? परिभाषा एकदम साफ है। कोई भी ऐसी घटना जिससे मानव, समाज, जानवरों और वनस्पतियों को बहुत बड़ी मात्रा में और बेहद तेजी से नुकसान पहुंचता है, उसे आपदा कहते हैं। देखिए, ये कोई धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये अचानक होने वाला विनाश है, जिससे निपटने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, आपदाओं के प्रकार। अब इस तुलना को ध्यान से देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, बादल फटना और सूखा। ये पृथ्वी की अपनी ताकतों से पैदा होती हैं। और दूसरी तरफ हैं मानव जनित, यानी इंसानों द्वारा पैदा की गई आपदाएं, जैसे जहरीली गैसों का लीक होना, महामारियां, न्यूक्लियर विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट। विनाश दोनों ही लाते हैं, लेकिन एक प्रकृति की देन है और दूसरा हमारी खुद की गतिविधियों का नतीजा। अब हम अपने अंतिम हिस्से पर आते हैं, भाग 6, आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया। चलिए देखते हैं कि इस तबाही से निपटने के लिए हमारा सिस्टम कैसे बना। 2005 और 2006 भारत के आपदा प्रबंधन में मील के पत्थर हैं। 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA का गठन हुआ, जिसका काम नीतियां बनाना है। और ठीक अगले साल 2006 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल यानी NDRF की स्थापना हुई। जब भी कोई संकट आता है तो यही NDRF की टीम ग्राउंड पर उतरकर सीधे लोगों की जान बचाती है। तो हमने शुरुआत की थी इस बात से कि जलवायु कैसे जीवन को पनपने का मौका देती है और कैसे वही प्रकृति भयानक आपदाओं का रूप ले सकती है। अब इस विश्लेषण के अंत में एक बड़ा सवाल है। हमारी आधुनिक सभ्यताएं इस बेहद संवेदनशील जलवायु पर अपनी निर्भरता बनाए रखने के साथ साथ खुद को इन पर्यावरणीय आपदाओं से कैसे बचा सकती हैं? ये एक ऐसा बैलेंस है जिसे खोजना ही होगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। नमस्ते, हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी पृथ्वी के प्राकृतिक प्रदेशों की एक बहुत ही शानदार और रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। सोचिए जरा, ये कितनी अद्भुत बात है कि केवल जलवायु या मौसम ही ये तय कर देता है कि इंसान, पेड़ पौधे और जानवर किसी खास जगह पर कैसे जिंदा रहेंगे। ये सब आपस में किसी विशाल पजल की तरह जुड़े हुए हैं और आज हम इसी पजल को सुलझाने वाले हैं। तो आज के इस ग्लोबल टूर का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह होगा। हम प्राकृतिक प्रदेशों को समझेंगे, शीतोष्ण और उष्ण घास के मैदानों की सैर करेंगे, वहां के जीवन को करीब से देखेंगे और फिर पहुंचेंगे सुहावनी भूमध्य सागरीय जलवायु और विश्व के फलोद्यान तक। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, पृथ्वी के प्राकृतिक प्रदेश और इस पूरे सिस्टम को डिकोड करना। अब इस पूरी जानकारी की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि ये कच्चे जलवायु डेटा को सीधे तौर पर इस बात से जोड़ती है कि जीवित चीजें खुद को वहां के माहौल में कैसे ढालती हैं। उत्तरी गोलार्ध में टैगा के दक्षिण में स्थित इलाकों से लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक सब कुछ, जलवायु, पेड़ पौधे, जानवर और यहां तक कि इंसानी जीवन एक दूसरे से बिल्कुल गुंथे हुए हैं। ये पूरा ढांचा हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां सचमुच जीवन के हर एक पहलू को कैसे आकार देती हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, शीतोष्ण घास के मैदान, यानी दुनिया के वो विशाल, दूर दूर तक फैले घास के इलाके। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अलग अलग महाद्वीपों से जमा किए गए कुछ बहुत ही खास भाषाई स्मृति चिन्ह हों। एक ही तरह का इलाका, लेकिन दुनिया भर में इसके नाम एकदम अलग अलग हैं। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से लेकर ग्रेट लेक्स तक इन्हें प्रेरी कहा जाता है। यूरेशिया चले जाइए, कार्पेथियन पर्वत से अल्ताई पर्वत के बीच, तो ये स्टेपी कहलाते हैं। इसी तरह दक्षिण अमेरिका में ये पंपाज, अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। नाम अलग हैं, लेकिन इनकी पहचान एक ही है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इन इलाकों में बड़े बड़े घने जंगल क्यों नहीं उगते, तो उसका राज छिपा है इस आंकड़े में, सिर्फ 25 से 50 सेंटीमीटर। जी हां, यहां साल भर में औसतन बस इतनी ही बारिश होती है। इतनी कम बारिश और महाद्वीपीय जलवायु के कारण मिट्टी में नमी टिकी नहीं पाती। इसीलिए बड़े पेड़ों के बजाय ये इलाके दूर दूर तक फैली घासों से भरे रहते हैं। भाग 3, शीतोष्ण क्षेत्रों में जीवन। आइए देखते हैं कि ऐसे खास माहौल में सरवाइव करने के लिए इंसान और जानवर खुद को कैसे बदलते हैं। सच कहूं तो ये तुलना मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। मौसम और जलवायु बिल्कुल एक जैसी है, लेकिन इंसानी जीवन शैली एकदम विपरीत। एशिया के स्टेपी मैदानों में देखिए, वहां किर्गिज और कजाख जैसी खानाबदोश यानी घुमंतू जनजातियां रहती हैं, जो अपने पशुओं के साथ लगातार सफर में रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका के प्रेरी मैदानों में स्थिति बिल्कुल कमर्शियल है। वहां पशुओं को चराने वालों को काउबॉय कहा जाता है और वो बड़े बड़े रैंच यानी बाड़ों में काम करते हैं। एक तरफ सदियों पुरानी घुमंतू परंपरा है, तो दूसरी तरफ पूरी तरह से एक व्यावसायिक व्यवस्था है। ना कमाल की बात। और जानवरों की बात करें तो इस खास जलवायु ने दुनिया भर में एकदम अनोखे जीवों को पनपने का मौका दिया है। विविधता देखिए जरा। एशिया के स्टेपी में जंगली घोड़े दौड़ते हैं, तो उत्तरी अमेरिका के प्रेरी में तेजी से भागने वाले बाइसन यानी जंगली भैंसे मिलते हैं। दक्षिण अमेरिका के पंपाज में लामा, पंपा हिरन और रिया नाम के पक्षी रहते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स में आपको कंगारू, कोकाबुर्रा और एमू मिल जाएंगे। हर एक जीव अपने अपने घास के मैदान का बिल्कुल परफेक्ट चैंपियन है। चलिए अब थोड़ी गर्मी वाले इलाकों की तरफ मुड़ते हैं। भाग 4, उष्ण घास के मैदान यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। बिल्कुल शीतोष्ण मैदानों की तरह यहां भी हमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्थानीय नाम मिलते हैं। वेनेजुएला में इन गर्म घास के मैदानों को लानोज कहा जाता है। पूर्वी अफ्रीका में ये मशहूर सवाना कहलाते हैं और दक्षिण अमेरिका के ही एक दूसरे हिस्से में इन्हें ग्रान चाको पुकारा जाता है। ये नाम हमें दुनिया के नक्शे पर इन भौगोलिक क्षेत्रों को आसानी से पहचानने में बहुत मदद करते हैं। अब आते हैं हमारे टूर के सबसे सुहावने पड़ाव पर। भाग 5, भूमध्य सागरीय जलवायु, धूप, समुद्र और शानदार मौसम। अब इसके नाम से तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर के आसपास ही होगा, है ना? लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये तो पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है। ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाया जाता है। इसमें उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा और दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग शामिल है। मतलब दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन लोकेशंस। और यहाँ के मौसम का ये जो बदलाव है ना, वो किसी जादू से कम नहीं है। सूर्य की स्थिति बदलने से हवा के दबाव वाले क्षेत्रों यानी प्रेशर बेल्ट्स में जो खिसकाव होता है, उसी से ये अनोखी जलवायु बनती है। सर्दियों में देखिए, तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। मौसम साधारण और बारिश वाला होता है। लेकिन गर्मियों में तापमान 20 से 27 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और मौसम एकदम गर्म और सूखा रहता है। साल भर भरपूर खिली खिली धूप मिलना इस जलवायु की सबसे बड़ी खूबी है। और इस बेहतरीन मौसम के साथ यहाँ साल भर में औसतन 37 से 75 सेंटीमीटर पानी बरसता है। और आपको पता है, ये एकदम नपी तुली बारिश ही यहाँ के एक बहुत ही खास तरह के कृषि चमत्कार को मुमकिन बनाती है। तो वो चमत्कार क्या है? आइए देखते हैं हमारे आखिरी भाग में, विश्व का फलोद्यान। विश्व का फलोद्यान या द वर्ल्ड्स ऑर्चर्ड। क्या शानदार और सटीक नाम है ना? यहाँ की सर्दियाँ इतनी सुहावनी और हेल्दी होती हैं कि ये पूरी दुनिया में रसीले फलों की पैदावार के लिए फेमस हो गया है। यहाँ का मौसम फलों की खेती के लिए इतना परफेक्ट है कि इसे लिटरली पूरी दुनिया के लिए फलों का सबसे बड़ा बागान माना जाता है। और बात सिर्फ फलों की ही नहीं है। यहाँ की जलवायु बहुत सी मजबूत वनस्पतियों को भी सपोर्ट करती है। ओक, वॉलनट यानी अखरोट, चेस्टनट और सेडार जैसे शानदार पेड़ तो यहाँ होते ही हैं। साथ ही चैपरल और माकवी जैसी खास झाड़ियां भी इस धूप वाले सुहावने वातावरण में बहुत ही बेहतरीन तरीके से फलती फूलती हैं। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में आ गए हैं, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। हमने कम बारिश वाले शीतोष्ण घास के मैदानों के घुमंतू जीवन से लेकर धूप से खिले भूमध्य सागरीय फलोद्यानों तक का सफर तय किया। इन सब बातों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि किस क्षेत्र की अनूठी जलवायु इंसान और जानवरों के जीने के तरीके को सबसे दिलचस्प ढंग से आकार देती है? पर्यावरण और हमारा जीवन कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, ये सच में एक बहुत बड़ा और अद्भुत पजल है।
हमारे साथ इस सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको इसमें उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे।